पिछले 15 सालों की बीजेपी की मेहनत, या ये कहें कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी आए, और सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि अमित शाह का 2014 का वो बयान बहुत वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि दीदी ने उन्हें कहा था कि कौन है ये अमित शाह। तो अमित शाह ने तब जवाब दिया था कि मैं अमित शाह हूं, आप देख सकते हैं तो देखिए, सुन सकते हैं तो सुनिए, मैं तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ने के लिए आया हूं। और फिलहाल 2026 का वो समय जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो धरती है, वहां पर परचम लहरा चुकी है और सरकार बना चुकी है। लेकिन अब बस ये देखना होगा कि कब सरकार का गठन होता है, कौन मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपको हम बताने वाले हैं कि बंगाल में ये 5 बड़े काम करेगी बीजेपी। मुहिम तेज, दिल्ली तक हलचल, यानी कि दिल्ली और बंगाल, कोलकाता दोनों का समीकरण बैठेगा। और मैनिफेस्टो वो 15 की पॉइंट्स थे, जिसमें से 5 हमने निकाले हैं आपके सामने। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम अमित है, और अमित आज आपको बताएंगे वो 5 बड़े मुद्दे। 5 बड़े मुद्दे, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो आता है आयुष्मान का। आयुष्मान कार्ड। अब आयुष्मान कार्ड एक ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों इसके साथ जुड़े। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो शायद वो करोड़ों में था, जो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हम देख के बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन आयुष्मान को लेकर जो योजना है, जिसके तहत लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक के आप इलाज करा सकते हैं, और ये पूरे देश में आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, हर जगह पे जहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड अगर होल्डर है तो अपना इलाज करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक जगह पे सीमित नहीं है, पूरे राज्य, पूरे देश में इसकी मान्यता है। और ममता बनर्जी जी लगातार इसका विरोध करके आई थी, उन्होंने लागू ही नहीं होने दिया। नहीं, इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड चल रहा था। स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर हिंदी में बोला जाए, स्वास्थ्य साथी कार्ड वहाँ चल रहा था, वो भी 5 लाख रुपए का था। अब दोनों में ये कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक है कि पूरे देश में आप लेकर जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कैशलेस आपको मिल जाएगा इलाज। दूसरे वाले में क्या है कि सिर्फ राज्य में है स्वास्थ्य साथी कार्ड, है ना, स्वास्थ्य साथी कार्ड। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो आयुष्मान कार्ड है उसमें एक कैपिंग होती है ना, 60 साल। हाँ, 60 साल, ठीक है। उसके बाद भी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है उसमें ऐसा कुछ भी कैपिंग नहीं है, ये सबके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिल सकता है। आप जाके अप्लाई कीजिए, उस घर की महिला के नाम से बनेगा कार्ड। तो महिला को सशक्त करने के लिए दिया गया था। अब स्वास्थ्य साथी कार्ड में क्या है कि सारा का सारा जो फंडिंग है, 100% फंडिंग राज्य सरकार की है। लेकिन मुझे लगता है आयुष्मान कार्ड में 60% केंद्र का होता है और 40% शायद राज्य को लेना पड़ता है। तो ये एक इसमें विषय है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने इसको लागू नहीं किया था। अब इसके फायदे नुकसान को अगर आप देखने जाएं तो मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा बंगाल के लोगों को इतना ही हो सकता है कि जो आयुष्मान कार्ड मिलेगा उससे वो देश के किसी भी हिस्से में अगर रह रहे हैं या काम करने गए हैं तो वो इलाज करा सकते हैं। और स्वास्थ्य साथी कार्ड में फ़ायदा ये होता था कि इसमें कोई कैपिंग नहीं है, ऐसा भी किसी इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। आप अगर कहते हैं ना कि गरीबी रेखा के नीचे हैं या ऊपर है, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ रही हैं जो इसमें नहीं है। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही एम्स है, वहाँ कोलकाता में नहीं, कोलकाता में तो एम्स ही नहीं है। कोलकाता में एम्स ही नहीं है। तो अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम एम्स, एक कल्याणी में एम्स बना है, जो बन के तैयार भी हो चुका है। मुझे लगता है कि ऐसे और भी एम्स बनने हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा कितने सारे एम्स हैं। लेकिन ये कल्याणी में इस चीज में आयुष्मान कार्ड से फायदा यही होगा ना कि अगर डबल इंजन की सरकार, जिस हिसाब से बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार वहां बनेगी, तो इसका मतलब वहां पर अगर हॉस्पिटल होंगे, सरकारी हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल, जो ममता बनर्जी बात कर रही थी जिसकी, तो वो तो डबल इंजन की तरफ फायदा करेगा वो। देखिए, कार्ड का होना ना होना माने नहीं रखता, कार्ड इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कार्ड आपके पास है लेकिन आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही, तो बेकार है। ठीक है। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर कई बार ये सवाल उठे हैं। ठीक है। अब लोगों को लगता होगा कि अगर आयुष्मान कार्ड मिलता है तो ऐसे में जो भी सीनियर सिटीजन है उनको तो मिलना ही मिलना है फ़ायदा इसका, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि अगर फंडिंग 60% आ रही है केंद्र की ओर से, 40% राज्य सरकार की ओर से आ रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और दोनों जगह सरकार एक ही हाँ, एक ही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो फंडिंग की कमी नहीं होगी और जो कैशलेस जो आपको इलाज करवाना है वो आप करवा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ये साफ कर दिया था कि बंगाल जीतने के बाद पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, हम लेते हैं चाय बागान, टी गार्डन, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जो टी और जूट, जिसको लेके बीजेपी ने दावा किया मैनिफेस्टो में कि हम उसको मजबूत करेंगे और खोया हुआ आत्मविश्वास को, खोई हुई पहचान को वापस। दार्जिलिंग टी के बारे में अब आंकड़ों से आप समझने जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। बस इतना समझिए कि दार्जिलिंग अगर जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको दार्जिलिंग टी जो मिलती है वो जिसको बोलते हैं ग्रीन टी, एक तरह से ग्रीन टी होती है, जो ज़्यादातर
यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती हैं। भारत में बहुत कम आपको मिलेगा, क्योंकि उसके बहुत ही जो बागान होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, और उसमें से जो क्वांटिटी होती है, प्रोडक्शन होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि खास इलाके में ही दार्जिलिंग के ये पैदा की जाती है चाय। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हैं, अब उसको भी आप और कितना बेहतर बना सकते हैं दार्जिलिंग में, जो दार्जिलिंग टी है जिसकी पहचान है। उसके बाद आप सिलीगुड़ी में आते हैं तो वहाँ बड़े बड़े चाय बागान हैं। तो आसाम में जिस तरह के मुद्दे थे चाय बागान को लेके, चाहे वो श्रमिकों का मुद्दा था, उनको जो वेतन मिलता है वो परेशानी थी, या फिर इस इंडस्ट्री को और बेहतर कैसे किया जाए, कैसे और प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए, क्या उसका और दायरा बढ़ाया जाए ताकि ये इंडस्ट्री और बेहतर हो सके, और साथ ही साथ जिससे कि आपको ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो सके, ज़्यादा रोजगार मिल सके। देखिए, असम और बंगाल को यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि चाय बागान की बात कर रहे हैं हम। डिब्रूगढ़, सिलीगुड़ी और असम का डिब्रूगढ़, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये पूरा इलाका ही चाय बागान का कहा जाता है। हाँ, ये देखिए असम में असम टी, क्योंकि दार्जिलिंग का मतलब हो गया कि आप हिमालय में पहाड़ियों में जाके आपको चाय के बागान मिलेंगे। सिलीगुड़ी जब आते हैं तो आप सोचिए कि तलहटी है, प्लेन हो गया, यानी कि तलहटी जिसे हम बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा जैसे ही आप आते हैं तो फुट हिल्स जिसे हम कहते हैं, तो फुट हिल्स का जो पूरा इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े चाय के बागान में, और वो आसाम के आप जो चाय बागान देखते हैं लगभग उसी तरह के ही हैं, जो बड़ी ज़मीन पर आपको नजर आएंगे। और लगभग जो इनके टी यहाँ पर CTC लीफ जो हमारे घर में, हाँ, जो हम घर में आप चाय पत्ती आपको मिलती है, वो CTC लीफ यही इन्हीं इलाकों से आती है, यानी कि चाहे वो सिलीगुड़ी के बागान के होंगे चाय या फिर आसाम के होंगे। तो यहाँ पर जो बीजेपी यहाँ पर आपने बताया कि तो अब बीजेपी जो है वो खोया हुआ आत्मविश्वास और या खोई हुई पहचान जिसे हम कह रहे हैं, हाँ, दार्जिलिंग उसके लिए वादा तो कर दिया है कि दार्जिलिंग टी, और हाँ, उसको आप बहुत यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप वहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी का जो इलाका है ये डुअर्स में पड़ता है। यहाँ पर पास में जंगल है डुअर्स के, और लोग चाय बागान देखने जाते हैं, लोग वहाँ पर जाके जो कॉटेजेस हैं फॉरेस्ट में वहाँ जाके ठहरते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, अगर इसको डेवलप करने के लिए आए, अगर वो कह रहे हैं करेंगे, तो मुझे लगता है टूरिज्म को भी फ़ायदा होगा, टी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जो वहाँ के जो श्रमिक हैं उनको भी जो और ज़्यादा वो मांग कर रहे हैं कि उनको और पैसा मिले, उनकी जो माली हालत बेहतर हो, वो शायद मुमकिन हो पाएगा। अब देखते हैं क्या पैकेजेस दिया जाता है। तो देखिए, हमने पहला आपको बता दिया हेल्थ, दूसरा हमने आपको बता दिया टूरिज्म और टी गार्डन वाला, तीसरा हम बात कर लेते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि वो इंश्योर करेंगे इस चीज को लेकर के कि किसी भी समुदाय या धर्म को प्रॉब्लम ना है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में भी देखते थे कि एक समय में ईद भी आती थी और एक ही समय में होली भी आती थी, तो वो क्लैशेस हम देखते थे, लेकिन अभी कुछ समय से बंद है। तो ऐसा ही बीजेपी दावा कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण का तो आरोप लगता ही था कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके, मालदा कुछ इलाके, उसके बाद दिनाजपुर में, उसके बाद उत्तर 24 परगना और साउथ 24 परगना में कई ऐसे मामले आए थे जहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया। जैसे घर में होता है ना, आसपास छोटे मंदिर होते हैं, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। दुर्गा पूजा के वक्त में कुछ इलाकों में जैसे पशु के वहाँ पर सिर को फेंक दिया गया काट के। तो ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर लगातार लोगों के अंदर एक गुस्सा था। अब बीजेपी अगर आ रही है, वो कह रही है कि देखिए, ये तो सबका अधिकार ही है ना कि हम अपनी पूजा कर सकें, हमें हमारे पूजा में कोई खलल ना डाले। अगर आप इबादत करें तो इबादत कीजिए, अगर आप पूजा करें तो पूजा कीजिए, कानून के दायरे में जो भी होता है कीजिए, लेकिन किसी की तुष्टीकरण हो और दूसरे को ना करने दिया जाए, ये अपने आप में बंगाल की संस्कृति नहीं है। तो बंगाल में ये पहली बार ऐसे लोगों को देखने को मिला पिछले कुछ सालों में, जबकि दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह की बातें सामने आई, या फिर कई बार ऐसा हुआ कि आपने जो दुर्गा पूजा के लिए प्रोसेशंस निकलने थे, विसर्जन के लिए लोगों को जाना था, उसे रोक दिया गया। आसनसोल के मंदिर के बारे में बात करिए ना, आसनसोल का मंदिर कितने दिनों तक बंद पड़ा था, के आदेश के बाद भी बंद था, अब जाके वो सब खोला है। तो ये जो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो बंगाल की संस्कृति का हिस्सा नहीं थी, अब वो संस्कृति को मुझे लगता है कि वापस लाना पड़ेगा, जहां बंगाल में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने त्यौहार को वो खुशी से मना सके। जैसे क्रिसमस मनाया जाता है तो ईद भी मना रहे हैं, फिर दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, इनको रामनवमी हो, ये सब मनाया जाना चाहिए। जब भी अगर मनाए जाते हैं तो क्यों वहाँ पर हमले हो जाते हैं? मुझे लगता है कि सरकार अगर ये लाती है तो ये बंगाल की संस्कृति के लिए अच्छा है। तीसरा मुद्दा हमने आपको बता दिया। अब चौथे मुद्दे की तरफ चलते हैं, कट मनी सिंडिकेट। हाँ, ये कट मनी सिंडिकेट का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, टोल टैक्स लगता था। आप कहीं से भी दाखिल होंगे पश्चिम बंगाल में, बाहर से किसी राज्य से, अगर आप कल्याणी से, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अगर कल्याणी से आप जा रहे हैं हुगली की तरफ, तो वहाँ ब्रिज के साथ वहाँ पर टोल टैक्स लगा हुआ था, जिसका कोई लेना देना नहीं है सरकार से। ये सिर्फ जो कटमनी उसके लिए पर्ची काटी जाती है, और पर्ची काट के लोगों से पैसे लिए जाते हैं। पैसा जाता कहाँ है? तो इसको गुंडा टैक्स बोलिए, डंडा टैक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए। घर आप बनाने जाएंगे, आपको घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लेना है, ईंट पत्थर लेना है, कुछ भी लेना है, तो इस व्यक्ति से आप जाके लीजिए। क्यों इस व्यक्ति से आप लेंगे? क्योंकि वहाँ से कट मनी मिलेगा। मतलब सड़क पे खड़े होकर टेंडर
घोषित कर देते हैं। हाँ, जिसका कोई Unofficial अनऑफिशियल टेंडर है, इस व्यक्ति से ले लीजिए जाके। अगर आप घर बना रहे हैं तो भी आप पैसा दीजिए, इतना पैसा हमें दीजिए, फ्लोर बना रहे हैं तो भी आप पैसा दीजिए। तो हर आपने देखा ही है कि किस तरह से जो टीचर्स के लिए जॉब के लिए जब जाना पड़ा उसके लिए भी 20-20 लाख रुपए ले लिए लोगों से, और बाद में उनकी नौकरी रही ना पैसा रहा। जो हमने डिस्कस भी किया था पिछले एपिसोड में। और साथ ही साथ चिट फंड के बारे में तो आपको पता ही है, इतने बड़े बड़े घोटाले, रोज वैली हो, शारदा हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये जो है ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लोग इससे बहुत परेशान है, और सबसे बड़ी एक वजह भी रही कि लोगों ने परिवर्तन किया, लोग सिंडिकेट से, कट मनी से परेशान थे। जो शिक्षा मंत्री थे वो भी जेल में चले गए थे, उनके बारे में पता किया था। अब पांचवा आ जाता है, पांचवा मुद्दा है सबसे बड़ी बात, जो आपने बात की, डेमोग्राफी चेंज हुई, जनसंख्या जो थी वो बढ़ी, कुछ इलाकों में जानबूझ करके डेमोग्राफी चेंज की गई। कई बार ऐसा भी हुआ, जो बीजेपी आरोप लगाती थी या बीजेपी के समर्थित लोग जो हैं वो ये कहते थे कि भैया बुलाए जाते हैं 15-20 दिन के लिए, आते हैं, वोट दे के वापस चले जाते हैं, या किसी को क्राइम करना होता था वो आ जाते थे। अच्छा, एक बॉर्डर हमारा नेपाल भी है, वहाँ से हमने कभी नहीं सुना कि इतनी भारी मात्रा में घुसपैठ हो रही है। एक समय था जब वहाँ से ISI भी ऑपरेट करा करती थी, लेकिन 2014 के बाद या 15 के बाद से हमने नहीं देखा कि उस तरह से वहाँ पे जो घुसपैठ हो रही है, आवाजाही हो रही है, इतनी ईजी है। हालांकि अगर नागरिक बिहार के जो लोग हैं वो अगर वहाँ जाते हैं तो ईजिली जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर ऐसा एक बॉर्डर ये पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैंने जैसे बताया कि एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जैसे हमने आपको इलाके दिखाए ना, नदी है, नाले हैं, नीचे इतने बड़े डेल्टा बने हुए हैं, वहाँ पर हर जगह पे जाके 24 घंटे अगर आप पेट्रोलिंग भी तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप फेंसिंग तो नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर कोई आर पार जा सकते हैं, और यहाँ पर लोकल लोगों को पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब मछुआरे बाहर जाते हैं, अब उनके साथ कोई साथ में आ जाए, कैसे आप पता लगेगा कि वो उन्हीं का आदमी, किसका आदमी है? तो इस तरह के बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स होता है। दूसरी बड़ी बात है कि अब यहाँ पर BSF को किस तरह से और मजबूत किया जाए, ये तो केंद्र सरकार को देखना होगा कि राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर कैसे आप इसको और मजबूत कर सकते हो, क्योंकि दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की फोर्सेज हो और राज्य की फोर्सेज हो, ताकि आप इसको रोक सके। अच्छा, आ तो गए, आने के बाद आपके कार्ड कैसे बन जा रहे हैं, आने के बाद आपकी पहचान पत्र कैसे बन जा रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आधार कार्ड, वोटिंग ID कार्ड, तो ये तो राज्य सरकार को रोकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ कौन से इलाके, जैसे मुर्शिदाबाद को लेकर, मालदा को लेकर बात होती है कि यहाँ पर बहुत डेमोग्राफी चेंज हुई है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए पिछले कुछ सालों में जो पॉपुलेशन है वो कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक नहीं है, जो पॉपुलेशन बढ़ा है मुसलमानों का। दूसरी तरफ से दक्षिण 24 परगना, बोशीराट का जो इलाका, संदेश खाली, जहाँ इतना बड़ा हंगामा हुआ था, शाहजहां शेख का जो नाम आया था, बताया जाता था कि किस तरह से वो बांग्लादेश से लोगों को यहाँ घुसपैठ कराते थे, उनको यहाँ पर वो वोटर बना देते थे। तो कुल मिला के अब ये 5 मुद्दे हमने आपको बताए, जिसमें से आखिरी मुद्दा था वो सेंसिटिव था। तो बीजेपी की सरकार बनती है तो इन 5 मुद्दों पर बहुत तेजी से काम करा जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनावी रैलियों के दौरान, भाषणों के दौरान भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के जो लीडर थे वो एक तरफा होकर के ये बोलते थे। चाहे हम बात कर ले योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने ये कहा कि भैया बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर होगा, चाहे हम बात कर ले शुभेंदु अधिकारी की, चाहे हम बात कर ले हेमंता विश्व शर्मा की, उन्होंने तो साफ तौर पर बहुत सारी चीजें बोल दी थी। देखिए, बंगाल की कहानी लगभग मुझे लगता है कि उसी तरह से लिखी जाएगी, लेकिन वो बंगाल की अपनी कहानी होगी। लेकिन जहाँ पर जो लोग त्रस्त थे कट मनी से, वो ख़त्म हो जाए, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छी चाहिए, वो मिले, रोजगार का सृजन हो, और जो लोग बाहर चले गए हैं वो लोग वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आके वोट किया इस बार, और किसको वोट किया है वो तो आपने देख ही लिया, परिवर्तन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को वापस लाना है। लोग उसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो इंडस्ट्रीज़ वापस आएगा, और जो एक कमर्शियल हब है पूरब का, वो वापस फिर से वो गौरव हासिल करे, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ बंगाल को नहीं होगा, इसका फायदा आपका बिहार को भी मिलेगा, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, और देश को तो मिलेगा ही। तो मतलब दोबारा झारखंड भी इसमें शामिल, दोबारा से वो स्थिति ना आए कि नैनो और रतन टाटा वाला जाना पड़े वापस अब तो आने की बात है, अब आने की बात हुई। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि बंगाल में ये 5 बड़े मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों पर बीजेपी काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने अमित ने आपको बताया कि देखिए, सांस्कृतिक आज़ादी की भी बात हुई, हेल्थ की भी बात हुई, टूरिज्म की भी बात हुई, घुसपैठ की भी बात हमने की, और कट मनी और सिंडिकेट की भी हमने बात कर ली। बिल्कुल।